हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स से किस ब्रांच में आता है। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम बोलते क्या है? उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है, तो एक इसका पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट आ जाता है मैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रो में हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमें ये स्टडी जिस पे करनी होती है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑन चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किस पे स्टडी करनी है? चार्ज के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसके ऊपर? पूरी की पूरी स्टडी, इंटायर स्टडी ऑफ चार्ज होगी इस पूरे ब्रांच में, और ये काफी लंबा सिलेबस होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पहला चैप्टर अपना आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आ जाते हैं, ये तीनों चैप्टर आ जाएंगे इलेक्ट्रो में। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में दो चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, प्लस उसके बाद ईएमआई, उसके बाद एसएसी, उसके बाद ईएमडब्ल्यू जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये पूरी स्टडी जो है ये बोली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये पूरी स्टडी किस पे की जा रही है? चार्ज के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चार्ज इसमें सब में कॉमन है, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना होगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। अगर इलेक्ट्रो को भी हम उसको पार्ट में ब्रेक करें तो उसका एक पार्ट बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा पार्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्टडी का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें स्टडी करनी किसके ऊपर है? चार्ज के ऊपर। ये स्टडी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पूरी की पूरी किस पे स्टडी है? चार्ज के ऊपर। तो उसमें हमने दो पार्ट कर लिया, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म को भी साइड में कर लेते हैं। अब हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रो को दो पार्ट में फिर से ब्रेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये, इलेक्ट्रो का मतलब आप ऐसे समझ लो चार्ज। ये पूरी की पूरी स्टडी किसके ऊपर होने वाली है? चार्ज के ऊपर। ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट पे है, मतलब ये जब स्टडी करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब बोलेंगे तो उस टाइम पे चार्ज इज रेस्ट। चार्ज इज रेस्ट। चार्ज किस पे रहेगा? रेस्ट पे। चार्ज इज एट रेस्ट बोलो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे चार्ज इन मोशन। चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में। चार्ज जब होगा रेस्ट तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज जब मोशन में होगा तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे दो तरह से ये चीजों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम दो तरह से, मतलब चार्ज को हम दो तरह से मोशन करा सकते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से। मतलब कांस्टेंट मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, या फिर एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा हो, तो उसमें दो केस आ जाते हैं। तो अभी हमें ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अभी इससे स्टार्ट करते हैं। और चार्ज हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है, इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मोशन में आ गया, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मोशन में आ गया है, ठीक है, तो दो तरह की फील्ड जनरेट करेगा। एक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, दूसरे फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा केस क्या है? इफ चार्ज इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैं लास्ट में अभी कुछ देर पहले बोला ना कि इलेक्ट्रो को अलग हम पढ़ लेंगे, इसमें तीन चैप्टर आ जाएंगे। मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ लेंगे,
उसमें 4 चैप्टर आ जाएंगे। इन दोनों को फिर क्या किया जाएगा, मिक्स कर करके एक छोटा चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर और ध्यान से सोचो तो लाइट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपने स्पेक्ट्रम ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें गामा रे आ जाता है, एक्सरे आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है, इंफ्रारेड। तो उसमें एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं विजिबल रीजन, वही अपनी लाइट होती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो इलेक्ट्रो हमने अलग पढ़ा, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा, फिर दोनों को कंबाइन किया गया, कंबाइन करने के बाद एक छोटा चैप्टर बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उस छोटे से चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, लाइट। उसमें फिर से अपने दो पार्ट में उस लाइट को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक लाइट जब पढ़े थे उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। अब उस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में फिर से ब्रेक कर लिया जाता है। एक पार्ट को बोलते हैं, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। अगर आप ध्यान से सोचो, ठीक है, तो ये क्लास 12 की जो स्टडी है, अपने क्लास 12 में जो हमें पढ़ना है, ये पूरे के पूरे हमें किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के ऊपर। हमें चार्ज को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि चार्ज का बिहेवियर कैसा है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये पूरी की पूरी क्लास 12 की जो फिजिक्स है, ये पूरी की पूरी स्टडी किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो ये अब चार्ज सब में आ रहा है, तो पहले तो हम समझते हैं कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है क्या क्या। तो चार्ज इज एन इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मास। मतलब ऐसा बोल लो कि जैसे हम मास बोलते हैं ना, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका मास जरूरी है, ठीक है, बिना मास को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। मतलब अगर चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ सकता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग कब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे समझते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अभी हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं हम ओरिजिन ऑफ एटम। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए समझते हुए चलते हैं, ठीक है। आप अगर ये एटम बोल रहे हैं, अगर इसे तो ये इसका न्यूक्लियस बोला जाएगा। ये क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके ऑर्बिट में, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो हम ये बात करें चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज कितने, दो। आप ये देखो, मतलब अभी ये जो लेक्चर होने वाला बिल्कुल बेसिक होने वाला है, इसमें काफी चीजें आप पहले से जानते हुए रहोगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने, दो, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, बेसिकली हम बोल क्या किसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली हम प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम बोल लेते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इससे छोटा पॉजिटिव चार्ज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बोल लेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। तो हमें एक प्रॉपर्टी तो पता चली कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने, दो, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। सेकंड, अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज
रिपेल ईच अदर, मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज तो इनके बीच में दुश्मनी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या करें, दूर जाएंगे। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज हो तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच अदर मतलब एक प्लस माइनस, तो इन दोनों में क्या होगा, प्यार, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रोटॉन को हम बेसिकली पॉजिटिव चार्ज बोल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली नेगेटिव चार्ज बोल लेते हैं। अब अगर दो सेम नेचर के चार्ज है, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, दुश्मनी। अगर अनलाइक वे, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो, नेगेटिव, तो उनके बीच में प्यार होगा, मतलब एक दूसरे के पास रहेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर हम और भी बेसिक बात करें तो इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है, इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो और जो इसकी वैल्यू होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर इस चार्ज की यूनिट के ऊपर हम बात करें तो इस चार्ज का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कूलॉम्ब। ठीक है, चार्ज का यूनिट इस कूलॉम्ब। तो नेगेटिव चार्ज कितना, -1.6 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी, +1.6 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ठीक है, कुछ और बेसिक अगर बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन की मास के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 10⁻27 kg। ठीक है, अगर चार्ज और मास के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये इक्वल होता है। ये याद रखना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एंड प्रोटॉन पे चार्ज, अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन मासेस में काफी डिफरेंस होता है। मासेस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, बट इसमें अगर ध्यान से सोचो तो इसमें एक और पार्टिकल होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। और ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में ये लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमें पहले से पता भी हैं, कुछ बढ़ते हुए चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोल लेते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज कूलॉम्ब। डायमेंशन में बात करें तो या तो इसको 80 लिख लो या फिर m to the power 0 l to the power 0 8 पे पावर 1 t पे पावर 1। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सब। अब चलो, अगर ये लाइक चार्ज है, अगर ये लाइक चार्ज है दोनों प्लस प्लस, अगर या फिर दोनों ये माइनस माइनस भी होते तो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, ऐसे किधर एक दूसरे से क्या है, ऐसे दूर जा रहे हैं। अगर ये अनलाइक होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया है, समझ लिया। अब ये चार्ज इन एडिटिव, चार्ज इज
चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आप इस चीज को यूज भी करते आ रहे हो, अगर हमारे पास ऐसा समझो, मैं बताता हूं, सुनो इधर, ठीक है। अगर हमारे पास ये से कोई भी सिस्टम है, जैसे कोई भी एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 2 + 2 कूलम ये चार्ज है, ठीक है, +2 कूलम +4 कूलम -3। अगर इसमें हमें नेट चार्ज की वैल्यू बतानी है कि इस पे नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर क्यू नेट निकालना है, नेट चार्ज की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे सिंपली, ठीक है। 4 + 2 -3 कितना आ जाएगा, -3 कूलम, सॉरी +3 कूलम। मतलब अगर हमें किसी बॉडी पे अगर कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल, चार्ज के पार्टिकल रखे हैं उस बॉडी के ऊपर, अगर उस बॉडी पे हमें नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं अपने नॉर्मल मेथड से। तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज इन एडिटिव नेचर। चार्ज किस नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का। मतलब उसको हमें अगर नेट निकालना है चार्ज के लिए किसी भी बॉडी पे, तो उसमें जितने भी चार्ज हैं सबको क्या करो, ऐड कर लो ऑर्डिनरी मेथड से, तो उसको बोलते हैं चार्ज इज इन एडिटिव नेचर। ओके, ठीक है, इसका आंसर आ गया +3 कूलम। अब ये क्या चीज, सुनो मैं इधर बता, ये हम ले लेते हैं, ये ग्लास रॉड, ठीक है, और ये सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है क्या, पहले तो ये ध्यान से सुनो और समझो कि अगर किसी भी एक ग्लास की रॉड है और उस पर सिल्क के कपड़े से अगर रब किया जाए, ठीक है, तो होगा क्या, किस ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के किसके ऊपर आ जाएगा, इस सिल्क के ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर क्या आ जाएंगे, सिल्क पे आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके किस पे आ जा रहे हैं, सिल्क के ऊपर आ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है और ये कैसे ट्रांसफर होता है, तो इधर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सुने दे ध्यान से। तो अभी के लिए मैंने फिलहाल सपोज कर लिया, ठीक है, ये टेबल में बस जस्ट एग्जांपल के लिए लिया हूं। अगर सपोज कर लो कि ग्लास रॉड के पास, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, और ये होता भी है कि इनिशियल कंडीशन में उस पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। तो दोनों पे मस्त, दोनों ही सिल्क क्लॉथ भी एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स भी, मतलब ग्लास और सिल्क दोनों ही न्यूट्रल है, ठीक है। 10E 10P, और ये इसके ऊपर सपोज कर लिया हमने कितना, 5E एंड 5P। यहां पे एक चार्ज पे नेट चार्ज कितना, मतलब इस ग्लास मॉलिक्यूल पे, मतलब एक एटम पे बात करें तो उस पे नेट चार्ज कितना, 0, मतलब 10E, मतलब ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा उसके ऊपर, 0। वैसे सिल्क के ऊपर 5E एंड 5P, नेट चार्ज कितना, 0। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो भी नेट चार्ज कितना, 0। मतलब अच्छा यहां पे ध्यान से सोचो, तो ट्रांसफर होगा कौन, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां से ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो रहा है किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर। तो अगर सपोज करो कि मैं पहले बार मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया, मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, यहां पे था कितना, 10 था, तो यहां पे हो कितना जाएगा, 9E, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9E। अच्छा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई डिफरेंस आएगा कि वैसे ही रहेगा, ध्यान से सोचो सोचो सोचो। तो इस पे कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा,
ये कितना प्लस 10p ही रहेगा। अच्छा नेट चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा, नेट चार्ज कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करो या फिर कंपेयर करो। कंपेयर तो यहाँ पे 9e यहाँ पे 11p, नेट चार्ज किसका बच रहा है, कौन सी वैल्यू बच रहा है, +1 प्रोटॉन बच गया। कंपेयर कर लो या फिर ऐड कर लो दोनों, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 और इसके पास भी 1.6 × 10⁻19, तो बचा कितना 1p, ठीक है। अच्छा यहां पे कितना था 5 था, वो कितना जाएगा 6। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं हुआ वहां पे, तो यहां पे नहीं होगा, कितना 5p। अच्छा नेट चार्ज अगर हम सेल के ऊपर बात करें, नेट चार्ज अगर ध्यान से सोचो तो कितना हो जाएगा 1e। पहले कितना था 5, दोनों ही 5 5 थे, तो वैल्यू कितनी, नेट चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी 0। अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहां पे आ गया, सेल के मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ पे नेट किसका बचा प्लस, इसका नेट किसका आ गया माइनस, ठीक है। नेट चार्ज अगर ऐड करो, देखो इस पूरे रो को ऐड करो, चार्जेस की वैल्यू तो सेम है, p और e की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करें हम लोग तो वो सेम रहेंगे। पहले कितना था 10 + 10 0, 5 मतलब -10 + 5, सॉरी -10 + 10 0, -5 + 5 0, यहां पे ऐड करो देखो, -9 + 10 +1 +1, ठीक है ऐसे ऐड कर लो, देखो 9 10, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस और ये भी माइनस, तो नेट देखोगा ध्यान से तो यहां पे कितना आ जाएगा 0। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसको इरेज कर दिया मैंने बस, ठीक है। तो नेट चार्ज अगर यहां से देखो ध्यान से तो 0 आएगा, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ था इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। अब दूसरे अगर रो में देखें, मान लो कि इस रो में हम मतलब दूसरे बार हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो पहले तो 10 था तो 1 ट्रांसफर 9, 2 करा दिए तो कितना बचा, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8e, यहाँ रहेगा 10, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब हमने यहाँ पे बचेगा कितना 2p, अब यहाँ पे 6 था, एक और आ गया कितना 7e हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे नेट कितना 2e, अगर फिर से इनको ऐड करो +2, ठीक है, +2 और 2 4 +4, यहाँ पे कितना -7 + 5 -2 और -2 -2 -4 +4 -4, कितना नेट चार्ज की वैल्यू अभी भी कितनी 0 आई। इस बार दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, मतलब इस वाले, अगर डायरेक्ट हम इस वाले रो की बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, मतलब 1 को गायब कर दें, डायरेक्ट हम इस पे आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए 2, या फिर ऐसे बोलो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तीसरे में अगर बात करें तो 7e, यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ पे कितना 3p प्लस, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3e, नेट अभी भी कितना आएगा 0। अब कितने को हमने ट्रांसफर किया है 3 इलेक्ट्रॉन को, तो इससे हमें 2 चीज समझना है, एक तो आप इस वाले कॉलम को देखो ध्यान से, और दूसरा इस वाले कॉलम को देखो ध्यान से। यहां से हमें क्या 2 चीज समझना है, ठीक है, ये तो हमने ट्रांसफर किया, यहां से इस दोनों कॉलम से हमको ये समझना है, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये कोई सिस्टम है, अगर ये हमने कोई सिस्टम सिल्क और इस ग्लास रोड को हमने सिस्टम बोल दिया, और वो भी कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम ये बोल सकते हैं
कि चार्ज जैसे उस सिस्टम के अंदर अगर 10 बॉडी है तो चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से कूदेगा दूसरे पे, उससे कूदेगा दूसरे पे, मतलब उस सिस्टम के अंदर ही चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप करता रहेगा। लेकिन नेट चार्ज की जो वैल्यू थी वो डिस्टर्ब नहीं होने वाली। नेट चार्ज की वैल्यू वो डिस्टर्ब नहीं होने वाली। देखो 0 था, 0 है। तो याद क्या रखना आपको, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अच्छा, इससे क्या समझना है हमें, तो यहां से तो आप ये याद रखो कि चार्ज क्या रहेगा, बोलो, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, और यहां से हमें यह समझना है कि एक बॉडी से, ठीक है, एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आया इस बॉडी से इस बॉडी पे, ए से बी पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर देखो तीनों अगर सिचुएशन में देखें हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एक बॉडी से हमें इलेक्ट्रॉन को दूसरे बॉडी पे ले जाना है तो हम 1.5 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं, 2.5 लेके चले जाएं, 10.5 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं? कोई हमसे बोल दिया कि जाओ वहां से 4.5 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें याद रखना है कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो एक इंटीजर फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। इंटीजर फॉर्म, चार्ज विल बी ट्रांसफर इन इंटीजर फॉर्म, वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? नेट चार्ज विल बी कंजर्व एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, उस चीज को हम बोल लेते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन। किसको? कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा तो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, उस पैकेट की वैल्यू जो होती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक पैकेट के फॉर्म में, मतलब एक क्वांटा ऐसे करके बोल सकते हैं हम लोग। तो उस एक पैकेट की जो वैल्यू होगी ना, मतलब उस एक पैकेट में जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं, उस पे जो चार्ज की वैल्यू जो बोलते हैं हम लोग, वो कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज। क्लियर है? मतलब ई के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। चलो आगे सुनो, देखो ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज की वैल्यू, चार्ज का जो चार्ज जो है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक, अब क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? किस, ये एरो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा था? सिल्क पे आ रहा था। ठीक है, तो इस पे क्यों नेट निगेटिव में अगर याद करो तो किस में आया था? निगेटिव में। ग्लास पे इलेक्ट्रॉन तो कम होते जा रहे हैं, जैसे मान लो 10 थे, इस पे 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, तो एक एक तो इसमें से कम होता जा रहा है, तो अधिक बचा कौन? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। तो इस पे कैसा चार्ज? प्लस। अब इस पे +5 एंड -5 यही चार्ज थे, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये तो चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज। याद ये रखना है हमें। ठीक है, अच्छी चीज आपको पहले से पता भी होगी कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो निगेटिव होगा, जिससे जा रहा है, जिस पे जाएगा वो निगेटिव, जिससे जाएगा वो पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज ऑन एनी बॉडी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज।
मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले समझा, द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज इट इक्वल टू 1.6 10⁻⁹, जो कि मैंने पहले बोला कि जो मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, उस पैकेट की मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई, और ई की वैल्यू कितनी, 1.6 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अगर उसको एक्सप्रेस करें तो Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, वेयर n इज इंटीजर, 1 +1 +2 +3, मतलब प्लस माइनस दोनों ही ले सकते हो, यहाँ पे देखो पहले से लिखा हुआ है, तो +1 +2 +3। ठीक है, अगर आपने एक चीज अब और मैंने पहले ही बोला था कि जो चार्ज है, चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू जो बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है, ई। इससे से छोटा नहीं, इससे से छोटा जो अभी बोला जा रहा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इससे से छोटा नहीं हो सकता। अगर आपने क्वार्क को अगर सुना होगा कहीं पे, तो वो अपने सिलेबस में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्वार्क की ये वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझे, क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो भाई, चलो। एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू मेक इट चार्ज बाय 4.8 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे हमें 4.8 चार्ज लाना है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करें कि उसके ऊपर 4.8 कूलम का चार्ज आ जाए। तो सपोज कर लो कि ये कोई बॉडी है, ये ऐसे कोई बॉडी है, इसके ऊपर में चार्ज की वैल्यू जो लानी है, कितनी आनी है, 4.8 कूलम लाना है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, तो अपने पास फॉर्मूला कितना, Q प्लस माइनस Ne, तो हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q डिवाइड बाई E। Q की वैल्यू कितनी, 4.8, E की वैल्यू अभी हमने पढ़ा 1.6 10⁻⁹, तो इससे ये कैंसिल, कितना 3 × 10⁻+19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे, तो उसके ऊपर 4.8 कूलम का चार्ज आ जाए। क्लियर है, काफी इजी सा सवाल, बोलो भाई बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हैज -15 कूलम ऑफ चार्ज। एक बॉडी के पास ऑलरेडी पहले से इसके ऊपर कितना चार्ज है, -15 कूलम, Q इनिशियल। If 2 × 10⁻20 electrons are removed from this body, then find the new charge on this। उस बॉडी पे नया चार्ज कितना आ जाएगा, अगर हम पहले से कितना 15 कूलम चार्ज है, अगर उससे अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स को और निकाल लेते हैं, अगर इतने इलेक्ट्रॉन को क्या करें और निकाल ले, रिमूव कर ले, तो नंबर ऑफ चार्ज कितना आ जाएगा, नया चार्ज, वो बताना है हमें। तो इतना चार्ज हमें निकालना है, कितना n की वैल्यू 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो नया चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, मतलब चार्ज की वैल्यू यहां से अगर इतने इलेक्ट्रॉन को निकालते कितना चार्ज आ जाएगा, n × e, n इक्वल टू 10⁻2 × 10⁻20 और e इक्वल टू 1.6 10⁻19। ओके, तो ये 3.2 × 10⁻132, तो ये इफेक्टिव चार्ज आया, मतलब अगर इतने को हम निकाले तो इतना चार्ज आया, तो Q इनिशियल इतना है, तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा इसके ऊपर, मतलब न्यू चार्ज
-15 प्लस 32 इज इक्वल टू 17 कूलम प्लस 17 कूलम चार्ज नया वाला आएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर चेक कर लेते हैं अपना, प्लस 17 कूलम। एक और क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेन्स 3 balls A, B and C which contains 5, 3 and -5 coulomb on them। A पे 5 + 5, A पे कितना +5, B on the B +3 सॉरी -3। -5 -3 और +5 +5। ठीक है, तो हमको बताना है रिस्पेक्टिवली आफ्टर सम गोइंग सम प्रोसेस चार्ज ऑन A एंड C इज -6 एंड +3 रिस्पेक्टिवली फाइंड द चार्ज ऑन C। मतलब हमारे पास कोई सिस्टम था, उसके अंदर 3 बॉल थे जिन पे चार्ज की वैल्यू गिवन है -5 -3 एंड +5। अगर उनको किसी एक प्रोसेस से पास कराया गया, ठीक है, तो ए पे चार्ज की वैल्यू पहले 5 थी, वो 6 हो गई। ठीक है, और इसके ऊपर कितना सी पे कितना हो गया 3 हो गया। तो हमको बताना है कि बी पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, याद करो, या किसकी याद दिला रहा है किसकी याद दिला रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि अंदर वालों को बाहर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर वालों को अंदर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड का सिंपल सादा मतलब ये, तो अगर यहां पे चार्ज निकालो आप, यहां पे अगर चार्ज निकालो तो Q इनिशियल इज इक्वल टू +5 +3 -5 इज इक्वल टू +3। ठीक है, यहां पे Q फाइनल क्या लिखना होगा? Q फाइनल इज इक्वल टू -5, यहां पे आप सपोज कर लो x, तो x और +3, और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होना चाहिए? अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो Q फाइनल इज इक्वल टू Q इनिशियल। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? इनिशियल 3, और ये देखो ध्यान से -5 +3 कितना? Q फाइनल कितना? सॉरी 5 नहीं 6 -6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? -3 + x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू कितना? +6 कूलम। तो इस B पे कितना चार्ज +6 कूलम। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं अपना, सही है गलत है? +6 सही, ठीक। चलो अब कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एंड मास। ठीक है, फिर हम ऐसे समझते हो, चलो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे कि मास जो होता है, ठीक है, वो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी एट अ डिस्टेंस। अगर कोई दो बॉडी डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, तो चार्ज है अगर उस दोनों बॉडी पे, तो उनके बीच में फोर्स लग सकता है। अब फोर्स वो दो तरह से लगता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। ठीक है, ऐसे देखो मासेस भी अगर है, दो मास m1 m2, तो इनके बीच में भी फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? अगर याद हो आपको तो दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, उसको तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स।
और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। एफ जी इक्वल टू जी m1 m2, अगर दोनों ही m है तो m इंटू m डिवाइड बाई, अगर डिस्टेंस r बोलते हो तो r स्क्वायर। ठीक है, अब ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे इनके बीच में भी कुछ फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलेंगे? एफ ई, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इक्वल टू। अच्छा, एक चीज और यहां से अगर ध्यान से सोचो तो इसमें अगर मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, एक दूसरे से दूर, अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव तो एक दूसरे के पास। ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन, याद रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट यहां पे अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है या फिर रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है, और इसकी वैल्यू जो कि आगे पढ़ेंगे K1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी इस पे बहुत ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है, अभी आगे आएगा तो इसके लिए परेशान नहीं होना। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, ठीक है, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों लग सकता है, दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा बेसिक कुछ और सुनो ध्यान से। अगर ये चार्ज है, चार्ज हमने बोल दिया Q, रेस्ट पे था, उसकी वैल्यू Q थी। अगर इस चार्ज Q को अगर v वेलोसिटी से मैं मूव करा दे रहा हूं तो इसके मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सॉरी, इसके चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी चार्ज को रेस्ट पे रखो या फिर v वेलोसिटी से कोई भी कुछ भी किसी भी वेलोसिटी से आप उसको मूव करा दो, उसके चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अगर मास, इस मास की वेलोसिटी 0 पे, अगर इसका मास m है, अगर इसको v वेलोसिटी से मूव कराओ, ठीक है, तो इसका मास होने लगता है चेंज। उसको क्या चेंज हो जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स मास। और डायनेमिक्स मास की वैल्यू m इक्वल टू m नॉट 1 बाई v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई c नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना मास चेंज हो जाता है। Where m नॉट इज द रेस्ट मास, जब वो बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो उसका मास जो आएगा उसको रेस्ट मास बोलते हैं। v का मतलब, v नॉट का मतलब, v लिख लो यहाँ पे, ये v नॉट हटा दो, c नॉट हटा दो, ठीक है। तो v स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से उसको मूव कराया गया। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? तो चार्ज डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, मास डिपेंड करता है कितना, इस फॉर्मूले से। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये क्या मेथड ऑफ चार्जिंग, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड अपना फ्रिक्शन मेथड, मतलब दो बॉडी को ऐसे रगड़ो आपस में तो एक बॉडी पे क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन मेथड। इफ वी रब वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब किया जाए, कहाँ गया भाई? आजा आजा। हाँ, अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करें, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो कि हम ग्लास और सिल्क का एग्जांपल जो लिए थे, तो उसमें ग्लास रॉड पे सिल्क के क्लॉथ को क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे। तो ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया था, तो वो किस मेथड में आ जाएगा वैसा प्रोसेस? फ्रिक्शन मेथड। तो चार्जिंग किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन मेथड। अब कैसे हो रहा है वो चीज आप समझ रहे हो। अब कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि अगर ऐसा रब करते हैं तो किस बॉडी पे कौन कौन सा चार्ज आया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ग्लास रॉड, सिल्क की अगर बात करें तो ग्लास से पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज, वुलन क्लॉथ और रबर की बात करें, प्लास्टिक रॉड की बात करो तो वुलन पे पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव, ड्राई हेयर, कॉम, तो इन सब पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। बात समझे? बोलो। हाँ, एक चीज और, क्लाउड्स गेट चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। बादल भी चार्ज हो जाते हैं अपने, ठीक है, तो भी किस मेथड से? फ्रिक्शन मेथड से। अभी सेकंड मेथड जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नहीं, इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सुनो, मैं इधर आपको समझाता हूं। अगर सपोज कर लो, या फिर सुन लो, इसी ये हमारे पास एक रॉड है और इससे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये चार्ज है, और बॉल जो है वो नेगेटिव है, सॉरी न्यूट्रल है। ये जो बॉल है, ठीक है, स्फीयर ले लो, बॉल ले लो, जो भी आपको बोलना है, ये कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक। अब क्या करेंगे? जैसे ही हम इसके पास इस चार्ज रॉड को पास लेके आए, मतलब इन दोनों को क्लोज किए, ठीक है, इन दोनों के पास में लेके आए एक दूसरे को, तो हुआ क्या? हुआ ये, देखो पास में लेके आ गए, ठीक है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या रहेंगे इस बॉडी पे? क्यू नेट जीरो, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब जैसे ही हम ऐसा इसके पास लेके गए तो नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव, इन पॉजिटिव चार्ज से, इन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज दूर भागना। तो ऐसा पहला सिचुएशन, ये सेकंड। थर्ड में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे ही मान लो कि यहां पर रखें। अब यहां से क्या करो, इस एंड से अब इसको एक वायर के थ्रू अब अर्थ में कनेक्ट कर दो, एक वायर के थ्रू, ठीक है, एक वायर के थ्रू अर्थ में ले जाकर क्या करो? कनेक्ट कर दो। तो उधर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब के सब अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसको भी, इस रॉड को भी हटा लो, आप इसको भी मूव कर लो, बचा केवल ये, और उसके ऊपर चार्ज कैसे? नेगेटिव चार्ज। ये चार्जिंग मेथड कहलाता है बाय इंडक्शन, मतलब बिना टच किए हुए एक किसी भी बॉडी पे चार्ज, जैसा भी आपको चार्ज लेना, अगर इस पे नेगेटिव लाया, अगर पॉजिटिव लेना था इस रॉड को कैसा ले लो? नेगेटिव। तो इस पे जो, इस बॉडी पे जो, इस स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्जिंग मेथड बोली जाती है। कौन सी मेथड है? बाय इंडक्शन मेथड, मतलब बिना किसी को टच किए हुए उस बॉडी को चार्ज करना, तो वो कहलाता है इंडक्शन मेथड। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होगा? एक बॉडी चार्ज रहेगी, ठीक है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, वो भी ठीक है। अब इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा, इनको वायर के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जैसे ही कनेक्ट किया जाएगा तो इस पे से जो पॉजिटिव चार्ज थे पहले से ज्यादा, यहां पे देखो काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसे नहीं ट्रांसफर होंगे, इसके थ्रू ट्रांसफर होंगे। और ये कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे? जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी के लिए आप याद रखो, ये अभी आगे आएगा, अपने को पढ़ना है आगे अच्छे से। तो ये कहलाता है कंडक्शन मेथड। पहला मेथड बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड इंडक्शन, तीसरा मेथड
कंडक्शन। क्लियर? ओके, आगे बढ़े।